हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो जो हमने इंग्लिश ग्रामर का कोर्स शुरू किया है उसकी आज सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में हमने ग्रामेटिकल टर्म्स के बारे में जाना था। आज भी हम लोग ग्रामेटिकल टर्म्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ग्रामेटिकल टर्म्स को पढ़ने के बाद हम लोग ग्रामर के रूल को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है एडवर्ब पार्टिकल। यहाँ अप, आउट या ऑफ जैसा शब्द जिसका प्रयोग फ्रेजल वर्ब के पार्ट के रूप में किया जाता है एडवर्ब पार्टिकल कहलाता है। जैसे टेल ऑफ, सोल्ड आउट, क्लीन अप इत्यादि। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जब हम किसी मेन वर्ब के साथ अगर एडवर्ब यूज़ करते हैं तो वो एक नया वर्ब बनता है। जब किसी मेन वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन जब हम ऐड करते हैं वो एक नया वर्ड बनता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स बनते हैं उन्हें, इस तरह के जो वर्ब बनते हैं उन्हें फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। अब इसमें जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर टेल ऑफ लिखा है, तो टेल क्या है, एक वर्ब है, और ऑफ क्या है, एक एडवर्ब है। तो ये जो ऑफ है वो एडवर्ब पार्टिकल कहलाएगा। इसी तरह से आउट, इसी तरह से अब जो है वो एडवर्ब पार्टिकल कहलाएंगे। नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज। शब्दों का एक छोटा समूह, एक ऐसा शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वही काम करे जो एक एडवर्ब करता है। यानी कि शब्दों, वर्ड्स का एक ग्रुप जो वही काम करे जो एक एडवर्ब काम करता है उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। जैसे कि ऑन मंडे, इन द बाथरूम इत्यादि एडवर्ब फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एडवर्बियल। एडवर्बियल किसे कहते हैं, शब्दों का एक समूह जो एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज जैसा काम करे एडवर्बियल कहलाता है। यानी कि शब्दों का समूह, वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो वही काम करे जो एक एडवर्ब करता है, जो एक एडवर्ब फ्रेज करता है, जो या तो एडवर्ब क्लॉज काम करता है, उसे, ऐसे शब्दों के समूह को एडवर्बियल कहा जाता है। नेक्स्ट है एडवर्बियल पार्टिसिपल क्लॉज। पार्टिसिपल से आरंभ एडवर्ब क्लाउज को एडवर्बियल पार्टिसिपल क्लाउज कहते हैं। जैसे कि नॉट नोइंग व्हाट टू डू, आई टेलीफोन्ड मिस्टर बोस। यहाँ पर इस वाक्य में नॉट नोइंग व्हाट टू डू एडवर्बियल पार्टिसिपल क्लाउज है। यहाँ पर जो नोइंग है वो क्या है, पार्टिसिपल है। ओके, और इसी से जो सेंटेंस है वो शुरू हो रही है। तो यहाँ से नॉट से लेकर जो यहाँ तक एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है जो पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है उसको कहेंगे एडवर्बियल पार्टिसिपल क्लॉज। नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि जो बात हम स्वीकार करते हैं, जो काम हम स्वीकार करते हैं उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज़ वन दैट इज़ नॉट नेगेटिव। एक अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जो नेगेटिव नहीं होता। जैसे आई एग्री अफर्मेटिव है, आई डोंट एग्री नेगेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं अफिक्स। अफिक्स किसे कहते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, एंटी अमेरिकन, एंटी कम्युनिस्ट। इस तरह से जब हम इसको इस तरह के वर्ड्स को देखते हैं तो इसमें जो भी वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किए गए हैं, एंटी है, पोस्ट है, ER है, ISH है, ये सभी अफिक्स हैं। लेकिन अफिक्स के भी दो पार्ट हैं, एक है प्रीफिक्स और दूसरा है सफिक्स। तो एंटी तथा पोस्ट, जिस वर्ड, किसी भी वर्ड के पहले जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम कहेंगे प्रीफिक्स, और अगर किसी वर्ड के लास्ट में कोई वर्ड ऐड होता है उसको कहेंगे हम सफिक्स। ओके, नेक्स्ट है एजेंट। पैसिव सेंटेंस में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे एजेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे द पिक्चर वॉज पेंटेड बाय मिस्टर अरोरा। यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छी तरह से डिटेल में जान पाएंगे। फ़िलहाल जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है उस पर अगर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि जो पिक्चर है उस पर जो पेंट की गई है, जो पिक्चर है जो पेंट की गई है वो किसके द्वारा की गई है, मिस्टर अरोरा के द्वारा की गई है। तो मिस्टर अरोरा जो क्या है वो एजेंट हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग एनी लैंग्वेज। लेटर्स का वो जो सेट जो यूज़ किया जाता है किसी लैंग्वेज को लिखने के लिए, स्पेशली व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर, और जब वो अरेंज किए गए हों, सजाए गए हों एक ऑर्डर में, तो उन्हें हम कहेंगे अल्फ़ाबेट। एग्जाम्पल के लिए ABCDEFG इस तरह से Z तक एक अरेंज किया गया है, सजाया गया है एक ही ऑर्डर में, तो इन्हें हम A से Z तक को क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे। अब ऐसा नहीं A के बाद H आ गया, H के बाद B आ गया, B के बाद O आ गया, या
इसी तरह से। तो ऐसा नहीं, वो ऑर्डर में नहीं है। तो ABCD जब हम एक ऑर्डर में रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं, तो A से लेकर Z तक को क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एनाफोरा। एनाफोरा किसे कहते हैं? जब हम कहते हैं आई पुट द मनी बैक इन माई पॉकेट, ठीक है, मैंने अपने पॉकेट में वापस पैसे को रखा। तो इस वाक्य में आर्टिकल जो है द मनी से मालूम होता है कि उस मनी की चर्चा पहले हुई है। दिस यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस टू पॉइंट बैकवर्ड्स इज कॉल्ड एनाफोरा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो क्या पॉइंट कर रही है कि बैक मतलब कि वापस रख ली गई। तो ये क्या कहलाएगा? एनाफोरा कहलाएगा, या फिर इसे एनाफोरिक रेफरेंस कहेंगे। ओके। एनेसीडेंट उस नाउन को जिससे कोई रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लाउज संबंधित होता है, वो नाउन जिससे कोई रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लाउज जुड़ा हुआ होता है उसे एनेसीडेंट कहते हैं। जैसे कि देयर इज़ द बॉय हु ब्रोक माई विंडो, यहाँ पर जो बॉय है वो एनेसीडेंट है, और उसके बगल में जो हु यूज़ किया गया है उसका, किसका? हु का। द बॉय एनेसीडेंट है। हेयर इज़ अ चेक दैट केम बाय पोस्ट, यहाँ पर चेक जो है वो एनेसीडेंट है दैट का। ओके। नेक्स्ट है अपोजिशन। जब हम कहते हैं मिस्टर सिन्हा माई ब्रदर इन लॉ इज़ एन आर्मी ऑफिसर, तो इस वाक्य में अभिव्यक्ति माई ब्रदर इन लॉ वाक्य के सब्जेक्ट से किसी प्रीपोजिशन या कंजक्शन द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है, अतः ये डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन अपोजिशन में है। नेक्स्ट है आर्टिकल। ए, एन तथा दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए या एन को इंडेफिनिट आर्टिकल तथा दी को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट है एस्पेक्ट। अंग्रेजी में वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग ये बतलाने के लिए किया जा सकता है कि कोई कार्य किसी खास समय जारी था या वह पूरा हो चुका था। जैसे it was raining, it had rained. The use of verb forms to show this kind of meaning is called aspect. नेक्स्ट है assertive sentence। ऐसे वाक्यों को जिनमें कुछ कथन हो assertive sentences कहते हैं। जैसे Tom has some books, I have a red pen, यानी कुछ बात बताई जा रही है, कुछ नॉलेज दी जा रही हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को assertive sentences कहते हैं। दूसरा है attributive adjective। एडजेक्टिव जब नाउन के पहले आता है तब उस एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव पोजीशन में कहा जाता है। जैसे अ ग्रीन शर्ट, माई नॉइजी फ्रेंड, अ न्यू बुक इत्यादि। इनमें ग्रीन, नॉइजी तथा न्यू एडजेक्टिव्स हैं जो एट्रीब्यूटिव पोजीशन में हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिलियरी वर्ब। जो वर्ब वाक्य के प्रिंसिपल वर्ब में मिलकर टेंस, मूड, वॉइस बनाने में सहायक होता है उसे ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे सी वॉज राइटिंग, वेयर हैव यू पुट इट, ये हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। बी, एम, इज, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, आउट, डेयर, यूज टू। तो इस तरह ये जितने भी हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट होने में। ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है बेयर इन्फिनेटिव। जब इन्फिनेटिव का प्रयोग बिना टू का किया जाता है तब उसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे लेट मी गो, इस वाक्य में गो बेयर इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है बेस फॉर्म। वर्ब के सिंपलेस्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहा जाता है। जैसे गो, रन, प्ले, रिमेंबर, ये एक सिंपल फॉर्म है किसी वर्ब का, तो इसे हम क्या कहेंगे? बेस फॉर्म कहेंगे। नेक्स्ट है केस। वाक्य में जो नाउन्स तथा प्रोनाउंस रहते हैं उनका अन्य शब्दों से संबंध रहता है। यानी किसी सेंटेंस में अगर कोई नाउन है या प्रोनाउन है तो उनका जो रिलेशन है दूसरे शब्दों के साथ रहता है, और कभी कभी इस संबंध को व्यक्त करने के लिए उनका रूप विकार भी होता है। इसी को अंग्रेजी व्याकरण में केस कहते हैं।
Case is the use of different forms of nouns or pronouns to show their function in a sentence, जैसे I तथा me या who और whom या John तथा Johns में जो अंतर है वो उनके केस के कारण है। नेक्स्ट है क्लाउज। क्लाउज किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहे क्लाउज कहलाता है। जब वाक्य में एक से अधिक क्लाउजेज होते हैं तब वे एक दूसरे से किसी कंजक्शन द्वारा जुटे रहते हैं। जैसे मैरी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। इस वाक्य में दोनों क्लाउजेज दैट से जुटे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लेफ्ट सेंटेंस। वैसा वाक्य जिसमें इट या व्हाट जैसा स्ट्रक्चर का प्रयोग कर वाक्य के किसी एक भाग, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को विशेष महत्व दिया जाए, क्लेफ्ट सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो व्हाट आई नीड इज़ अ बुक, इट वॉज यू दैट काउज्ड द एक्सीडेंट। यहाँ बुक को जो है एक महत्व दिया जा रहा है व्हाट से स्टार्ट करके। तो यहाँ पर जो ऐसा वाक्य है जिसमें इट या व्हाट जैसे स्ट्रक्चर का यूज़ करके किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाए तो वो क्लेफ्ट सेंटेंसेस कहलाएगा। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन को जिससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फैमिली, टीम। फैमिली से किसी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, टीम में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। नेक्स्ट है कोलोकियल। कोलोकियल उस शब्द या अभिव्यक्ति को कहते हैं जिसका प्रयोग मुख्यतः अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल बोलचाल में किया जाता है, औपचारिक या सुविचारित या साहित्यिक भाषा में नहीं। यानी इनफॉर्मल में हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। हाउस लाइफ, वर्स द लू। ओके, तो यहाँ पर जो हाउस, वर्स, तो इसे इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर्मल में यूज़ नहीं करते। तो इस तरह के वर्ड्स को क्या कहेंगे? कॉलोकियल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? ऐसे नाम को जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं होकर उस जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का नाम हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे डॉग, कैट, बॉय। अब डॉग बहुत तरह का डॉग होता है, कोई नाटा होता है, कोई झबरा होता है, कोई दूसरी तरह का होता है, बहुत तरह के डॉग होते हैं, लेकिन सभी क्या, उनकी जाति क्या है? डॉग है। इसी तरह से जो वर्ड्स होते हैं उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों, वस्तुओं, क्रियाओं की तुलना करके यह बोध हो कि एक में कोई गुण दूसरे से अधिक कम मात्रा में है तो एडजेक्टिव एडवर्ब कंपैरेटिव डिग्री में कहलाता है। जो एडजेक्टिव या एडवर्ब कंपैरेटिव डिग्री में होगा उसके अंत में ER लगा रहेगा, जैसे ओल्डर, फास्टर, या उसके पहले मोर, लेस लगा रहेगा, जैसे मोर यूजफुल, लेस इंटेलिजेंट इत्यादि, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड मीन्स पुराना, ओल्डर मीन्स उससे पुराना, और ओल्डेस्ट मीन्स सबसे पुराना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओल्डर है, फास्टर है, मोर है, लेस है, उसको कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट। ओके, कम्प्लीमेंट वाक्य का वो भाग जो सब्जेक्ट, बी, सीम तथा कुछ अन्य वर्ब्स के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ विषय में या ऑब्जेक्ट के विषय में कुछ अधिक जानकारी देता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं कि जो सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यू सीम वेरी काइंड। वेरी काइंड, काइंड है लेकिन कितना है? वेरी, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, तो इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। यू आर द राइट पर्सन टू हेल्प, इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड। दो या दो से अधिक भागों, पार्ट से बने हुए शब्दों को कंपाउंड नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे बस ड्राइवर, गेट ऑन विद वन आई, इन स्पाइट ऑफ इत्यादि, ठीक। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? जो वाक्य दो या दो से अधिक मेन क्लाउजेस से बना हो,
कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाता है। जैसे आई शाउटेड एंड ही रेन अप, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ आई शाउटेड और ही रेन अप ये दो वाक्य हैं, तो इससे बनने वाला जो सेंटेंस है वो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंसेस होगा। अब है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड किसे कहते हैं, कभी कभी वर्ब फॉर्म वाक्य के सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार बदलता है। जैसे ही सेज, किंतु, दे से, या कभी कभी सब्जेक्ट के पर्सन फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड के अनुसार वर्ब का रूप बदलता है। जैसे आई एम, यू आर, ही इस सब्जेक्ट तथा वर्ब के इस एग्रीमेंट को कॉन्कॉर्ड कहा जाता है। हार्मनी of person, number or gender between different parts of the sentences is called concord। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।